हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको इन एमसीक्यूज के जरिए सारे वो पॉसिबल एमसीक्यू करवा दूंगी जो कि आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कब होता है। तो आपको पता ही होगा कि ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल में से क्या होता है, आपका ओवम रिलीज होता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो मिड ऑफ द सेक्रेटरी फेज में होता है, कि जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज में होता है, कि शुरुआती फेजेस में ही प्रोलिफेरेटिव फेज की जो है ओव्यूलेशन हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द प्रोलिफेरेटिव फेज, कि प्रोलिफेरेटिव के एंड में जाकर जो है ओव्यूलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो आपके कब होता है, 14th डे पे होता है। ये भी आपका एक पॉसिबल एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है जो कि आपको याद रखना है। और एक और बात कि जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है, शुरुआती दिनों में क्या होता है, कुछ दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंसेस होते हैं 4 से 5 दिन, ओके। उसके बाद अब आता है आपका फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोलिफेरेशन भी चल रहा है और फॉलिकुलर फेज भी चल रहा है। तो जब ये फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज खत्म होता है तो उसके बाद ओव्यूलेशन आता है 14th डे पे। और उस 14th डे के बाद कौन सी फेज स्टार्ट होती है बच्चों, उसके बाद जो है आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ल्यूटियल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है, जिसको सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या है, तो उसको प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या है, तो उसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। कब होता है ओव्यूलेशन, 14th डे पे होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर द ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू, कि जब ओव्यूलेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि ग्राफियन फॉलिकल में से ही ओवम निकलता है, तो उसमें से ये बताया जा रहा है कि जब ग्राफियन फॉलिकल पूरा जो मेच्योर फॉलिकल होता है, कि जब उसमें से ओवम जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, जब ओवम बाहर की तरफ निकल जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो बेसिकली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आप लोग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको, कॉर्पस एट्रेशिया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्विकन्स। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका ओव्यूलेशन होता है उसके बाद क्या होता है कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बहुत ही अच्छे से, जो कि आपका ल्यूटियल फेज में जाके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इमीडिएटली आफ्टर द ओव्यूलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन नोन एज, कि जैसे ही ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो पता है क्या होता है, उसके ऊपर ना एक मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ जाती है, एक बहुत ही मेम्ब्रेन की एक मोटी सी लेयर चढ़ जाती है। तो वो कह रहा है कि वो लेयर कौन सी है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो कोरियन उसको बोलते हैं, कि जोना पेलुसिडा है, कि कोरोना रेडिएटा है, कि बेटेलाइन मेम्ब्रेन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आपका कोरोना रेडिएटा। ओके, क्या होगा इसका, कोरोना रेडिएटा। तो ये आपको याद रखना है, जूना पेलुसिडा नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को जो है यहाँ पे वो होता है, थोड़ा सा भ्रम होता है कि उन्हें लगता है जूना पेलुसिडा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी का सही जाएगा, इसको अच्छे से हर बच्चा याद कर लेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए ह्यूमन फीमेल, क्वेश्चन पूछता है, ए ह्यूमन फीमेल रीचेज द मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, कि अगर एक ह्यूमन फीमेल है उसमें मीनोपॉज कब आता है, किस एज के बाद उसमें मीनोपॉज आता है। तो आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, एक तो होता है मेनार्क, ठीक है। मेनार्क का मतलब होता है कि जब आपका किसी भी फीमेल में जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो वो लगभग जो है अलग अलग फीमेल्स के अंदर अलग अलग एज में स्टार्ट होता है। किसी में 14th की एज में, किसी में 15 की एज में, 14, 15 साल, 16 साल, सब में थोड़ा सा वेरिएशन है, ओके। बट मीनोपॉज का भी एक आइडिया बताया जाता है, मीनोपॉज वाला काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक सा बताया गया है एनसीईआरटी में, कि वो आपके 50 के एज के बाद आता है। उसके बाद कोई भी फीमेल जो है वो माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके बाद उसमें मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा, ओके। तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन,
कि एग मेम्ब्रेन को के अंदर जो वो एंटर लेता है, वो पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर जाके घुसता है बाद में, तो वो बोल रहे हैं कि स्पर्म का कौन सा पार्ट उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं एलोजोम, टेल, ऑटोजोम, एक्रोजोम। तो जैसा कि आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर एक्रोजोम। क्या होता है कि आपके एक्रोजोम में कुछ ऐसे आपके एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडीज का बना हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि इसको पेनिट्रेशन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एक्रोजोम का एक तो आपको याद कर लेना है कि हाँ एक्रोजोम ये काम करता है। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि मिडल पीस का क्या फंक्शन होता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ मिडल पीस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो मिडल पीस होता है उसका फंक्शन ये होता है कि मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं गाइस, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट हर बच्चा याद करेगा कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म में जो है वो आपका मिडल पीस हेल्प करता है। ओके, ये एक एडिशनल पॉइंट हर बच्चा याद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम, कि स्पर्मिएशन का क्या मतलब है और जो स्पर्म उसमें रिलीज होता है वो कहाँ से होता है बेसिकली। 4 ऑप्शन है, सेमिनिफेरस, बास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड तो एक एडिशनल ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रीशंस वगैरह डालता है, तो ये क्या ही आपका आंसर हो सकता है ना। एपिडिडाइमिस तो बहुत पहले ही आ जाता है, क्या ही बदतमीजी चल रही है, मतलब बहुत बाद में आता है, और स्पर्मिएशन तो हम वहीं पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सेमिनिफेरस टिब्यूल, जो कि इसका पूरा नाम है। कोई भी बच्चा टेस्टिकुलर टिब्यूल नहीं बोलेगा, सभी बच्चे सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में हर बच्चा जो है डिफरेंस याद करके रखेगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमेशा हर बार एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड्स, कि मेल के एसेसरी ग्लैंड्स इनमें से कौन से नहीं है। ऑप्शन है सेमाइनल वेसिकल, एम्पुला, प्रोस्टेट, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका एम्पुला तो बिल्कुल ही अलग है, एम्पुला तो आपके मेमोरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही हमारा जो है मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। और यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो नहीं होना चाहिए मेल एसेसरी ग्लैंड, तो भाई एम्पुला नहीं है, है ना, सेमाइनल वेसिकल तो है ही, प्रोस्टेट भी है ही, बल्बोइरेथ्रल भी है ही, जो नहीं है वो आपका एम्पुला है, क्योंकि एम्पुला जो है वो आपके फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द 23 क्रोमोसोम, मतलब जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएं वो आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, नेक्स्ट है जायगोट, सेकेंडरी oocyte, oogonia। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में कई बच्चों को लगता है कि हाँ इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया में 46 होते हैं, जायगोट में तो 46 होंगे ही, oogonia में भी आपके 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, कि ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एससीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एलएच जो होता है ना बच्चों, वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन से निकलता है, ना कि वहाँ पे कोई प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा से आपका निकलता है एसटीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो क्वेश्चन के जरिए ही आप चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वास डिफरेंस रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एस, कि जो वास डिफरेंस है वो आपका क्या करता है, सेमाइनल वेसिकल से मिलता है। ठीक है, उसकी सिक्रीशंस को मतलब अपने साथ मिलाता है, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन को, और तब जाके क्या बनाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया एपिडिडाइमिस, इजिक्वेलेटरी डक्ट, इफेरेंडक्टियोल या यूरेटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजिक्वेलेटरी डक्ट, जो कि आपके एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्टली बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉटम विच इज द नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस इज ऑलवेज डैश अराउंड बिलो द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर। तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ स्क्रॉटम का टेम्परेचर थोड़ा सा हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ताकि उसमें अच्छे से जो है फॉर्मेशन हो सके स्पर्म की। तो कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्या 8 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री या 2 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
2 to 2.5 आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस ही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी जो है आपकी न्यूट्रिटिव सेल पाई जाती है, मतलब जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपके डेवलपिंग स्पर्म्स के लिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लीडिक सेल, एटेटिक फॉलिकुलर सेल, सार्टोली सेल, क्रोमोफिन सेल। तो जो आपको नहीं पता है ना, उसके बारे में आपको ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देखो कि आपका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा सार्टोली सेल। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सार्टोली सेल जो होता है वो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सार्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नेम एज, कि जो सार्टोली सेल होता है वो आपके एक पिट्यूटरी हार्मोन के जरिए जो है वो रेगुलेट होता है। तो आखिरकार वो कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है, क्या वो LH है या FSH या GH या प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन तो वही पहली बात फीमेल में प्रेजेंट होता है, क्या ही बदतमीजी चल रही है। तो इसका मतलब ये तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो FSH होता है वो आपके सार्टोली सेल पे काम करता है। 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि LH जो होता है वो आपका कहाँ पे काम करता है, वो आपके लीडिक सेल पे काम करता है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा के। तो FSH क्या किस पे काम करता है, वो आपके सार्टोली सेल पे काम करता है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। LH आप याद कर सकते हैं, ट्रिक भी है, L से L और ये लीडिंग तो दोनों L से स्टार्ट हो रहे हैं। FSH में S आ रहा है, सार्टोली सेल पे काम करेगा, ट्रिक भी है, जैसे याद करना आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कि जो सीमेन बनता है वो बेसिकली किन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि स्पर्म और सीमेन एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब स्पर्म में कुछ सिक्रीशंस मिलती हैं तो उसको सीमेन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीमेन में क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो तो डलेगा ही, प्रोस्टेट का भी डलेगा, बल्बोइरेथरल का भी डलेगा। यूरेथरा में से तो यूरिन निकलता है, वो तो फालतू का वेस्ट है, उसको क्यों बोलोगे सीमेन का पार्ट, उसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज बी, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ की सिक्रीशन जो होंगी वो ऐड होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सार्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, कि जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ को, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, बस आपको ये बताना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पर्मिएशन थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ द डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड, कि जो डेवलप्ड फीटस होता है उसकी अगर डिलीवरी करवाई जाए उसको साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं या ओविपोजिशन या एबॉर्शन या ओव्यूलेशन, इसमें से क्या बोलते हैं। ओव्यूलेशन तो मैंने आपको अभी ही एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल आंसर नहीं। एबॉर्शन हर बच्चा जानता है एबॉर्शन किसे कहते हैं, है ना, सावधान इंडिया में भी देखा होगा आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। तो हर बच्चा जो है इस टर्म को अच्छे से याद करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के किस मंथ में जो है बच्चे का फर्स्ट मूवमेंट थोड़ा सा समझ में आता है ना, मतलब दिखाई पड़ता है। और अपीयरेंस ऑफ हेयर भी उसके हेड पे दिखाई पड़ता है कि उसके थोड़े थोड़े जो है सर पे बाल आने लगते हैं, कौन से मंथ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, 5th मंथ में ऐसा होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे और भी कई रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ में जो है आपको क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट मंथ में जो है वो आपका जो बेबी होता है या फीटस होता है उसका हार्ट बनता है, ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ के लिए पूछा जा सकता है, यहाँ पे तो 5th मंथ के लिए पूछा गया है। सेकेंड मंथ में क्या होता है कि लिम्स एंड डिजिट्स बनती हैं, उस बच्चे के हाथ पैर छोटे छोटे से बनते हैं, ठीक है। थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में आपके मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ओके। वहीं अगर हम बात करें 5th मंथ का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, और एनसीईआरटी 6th मंथ के बारे में बताती है। 6th मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से भी जानते हैं, और वह उस टाइम पे क्या होता है कि आपका आईलिड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आईलिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं आराम से, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलनी सी स्टार्ट हो जाती है, आपके आईलेसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉडी पे क्या होता है हल्का हल्का सा बाल आना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एडिशनल पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू द प्लेसेंटा इज,
कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करके रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। एमनियन तो एक तरह का फ्लूइड होता है, यॉक्सिक भी एक तरह का फ्लूइड है, कॉरियन भी एक अलग ही बात है, ठीक है, वो प्लेसेंटा से रिलेटेड ही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। अम्बिलिकल कॉर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट, कि सेक्स ऑफ द फीटस का पता कब लग जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया फर्टिलाइजेशन बाय द मेल गैमेट, कि जब मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन होती है तब, या इम्प्लांटेशन होता है तब, या फर्टिलाइजेशन बाय द फीमेल गैमेट तब होता है, या द स्टार्ट ऑफ द क्लीवेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जब मेल गैमेट से जैसे ही फर्टिलाइज हुआ हमें पता चल जाएगा कि सेक्स ऑफ द फीटस क्या होगा। क्योंकि अगर मेल से बाई आ गया, फीमेल से तो एक्स आना ही आना, ये तो फिक्स है। अगर मेल से बाई आया तो वो बेबी क्या हो जाएगा, वो आपका मेल हो जाएगा, ठीक है, वो जो है लड़का हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स फीमेल से आया और मेल से भी एक्स आ गया तो इस तरीके से क्या होगी, एक फीमेल चाइल्ड बन जाएगी, ओके। तो उसी टाइम पे पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर द ओव्यूलेशन, कि किस पार्ट के ओवरी के किस पार्ट से जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है आफ्टर द ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन के बाद कोई ऐसा पार्ट जो कि आपका हार्मोन रिलीज करने का काम करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रोमा, जेमाइनल एपिथेलियम, या विटेलाइन मेम्ब्रेन, या ग्राफियन फॉलिकल। तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल में से क्या होता है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारा रिलीज होता है, ओके। तो आई होप कि आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे और आपने एडिशनल पॉइंट कहीं पे किसी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो प्लीज़ करके नोट कीजिए। और इस जो सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि वो भी समझ सकें एमसीक्यू को सॉल्व करने के तरीके और कुछ एडिशनल पॉइंट्स को जान सकें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।